फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे थे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उनमें जो भी उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे जो पियाजे ने दिए थे, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था और समझ लिया था। तो चलिए, आज हम लोग मेनली किस पे फोकस करेंगे? इस थ्योरी पे फोकस करेंगे जो कि जीन पियाजे ने दी थी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देखिए, इस थ्योरी को इन्होंने जो अवस्थाएं या स्टेज बताए वो कितने बताए? 4। ठीक है, 4 भागों में बताया। ठीक है, 4 भागों, अवस्थाओं, चरण, जो भी आप स्टेजेस कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भागों में या स्टेज में कुछ भी लिख दीजिए। बताया कि बच्चे का विकास इन 4 स्टेज में होता है। अब देखिए 4 स्टेज इन्होंने कौन कौन सी बताई। तो पहली इन्होंने बताई, मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि इधर पे डिस्कस करूंगी। इन्होंने बताया पहली जो है वो कौन सी है? सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, मोटर। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे इंद्रिय गामक भी बोल देते हैं। ठीक है, और भी कई सारे नेम्स हैं। इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, है ना। तो देखिए हिंदी में चीजें कितनी सारी हो जाती हैं। मतलब आपसे ऐसे भी कोई न्यू भी नेम करके पूछ लिया अगर एग्जाम में, आपने वो सुना ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए मेरे हिंदी मीडियम जो भी हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ हिंदी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, उनसे मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए कि आप प्लीज सिर्फ हिंदी लेके मत चलिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदी में इतने सारे नेम, कुछ न्यू नेम ही दे देता है एग्जाम में कि मतलब आपने वो पहले सुना ही नहीं होगा, अब आप वहीं पर कंफ्यूज कि अरे इस सिस्टम मतलब कुछ भी न्यू कर सकता है। इंग्लिश में चेंजमेंट होने की संभावना बहुत कम होती है, तो इसलिए आप इंग्लिश में ही चीज़ों को लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों लेके चलिए। ठीक है, सेंसरी मोटर पहला हो गया। दूसरा हमारा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इसमें इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हमारा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अगर हम लोग कहें तो इसको बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, काल अवस्था कुछ भी। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक। और हमारा है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक काल भी बोलते हैं। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस इन्होंने बताई। देखिए इन्होंने बताई तो, लेकिन अब हम इन्हें समझेंगे। इनसे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको बस समझ के चलना है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, आपको समझना है। और देखिए चीजें कितनी इजी हो जाती हैं और मैं आपको समझाऊंगी। देखिएगा कितना अच्छे समझाऊंगी। देखिए पहला जो है हमारा सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है, कितना इसका एज लिमिट होती है वो भी मैं बताऊंगी। देखिए सेंसरी मोटर जो है ये 0 से 2 वर्ष। अब मैं हमेशा बता रही हूँ कि मैं कभी भी 0 बोला करूँ तो आप 0 को प्रसव पूर्व मतलब कि आप गर्भावस्था से मत जोड़िए। ठीक है, क्योंकि बताइए अच्छा अगर कोई बच्चा 2 दिन का है तो आप कितने वर्ष का बोलेंगे? आप हमें इतना बताइए। आप 0 वर्ष तो बोलेंगे उसे, वर्ष में तो 0 ही बोलेंगे ना। तो इसलिए मैं 0 to 2 वर्ष
मतलब जन्म से बाद की बात कर रही हूँ, आप इसको जन्म से 2 वर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष। क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है हमारी, सेंसरी मोटर। ये क्या होता है सेंसरी मोटर का, मैंने बता दिया, इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक। अब देखिए इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मतलब नाक, कान, है ना, मुंह, तो मतलब जो हमारा है, तो इनके माध्यम से सीखता है बच्चा, उनको ऑब्जर्व करता है और वैसे ही सीखता है। ठीक, जैसे आपने देखा कोई भी चीज बच्चा उठाता है मुंह में डाल लेता है, तो मुंह से वो ऑब्जर्व करता है ना, तो वो किससे सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है, जो भी उसके सेंसेस हैं उनके माध्यम से सीखता है, या हम लोग कहें संवेदी अंगों के माध्यम से, ठीक है। बच्चा उसी चीजों को ऑब्जर्व करेगा वैसे ही सीखेगा। तो चलिए, ये तो पता ही आपको, जब हम लोग बाल्यावस्था, जो बाल विकास के जो अवस्थाएं उनके बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तभी हम लोग ने इस चीज को डिस्कस किया था। चलिए, ये हो गया। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, क्या है नेक्स्ट हमारा है कि इस अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व, इसकी भी डिस्कशन मैं पहले कर चुकी हूँ, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल है, उससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के माइंड में जो भी उसके सामने चीज है उसकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आपने ये एग्जांपल हमेशा ही देखा होगा कि मतलब बच्चे क्या करेंगे, आप मतलब जैसे बच्चा कुछ खेल रहा है, ठीक है, आपने उधर से चीज उठाई और आपने ऐसे कहा कि लो चिड़िया ले गई, ठीक है, चिड़िया ले गई। तो जब बहुत छोटा होगा बच्चा तब तो वो ध्यान नहीं देगा, आपने तुरंत हटाया और चिड़िया ले गई, उसने मान लिया चिड़िया ले गई और वो समझ नहीं पाएगा। आप मतलब ऐसे करके उसे हटा लेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि मतलब उसके, क्योंकि जब तक वो चीज सामने है तब तक ही उसके माइंड में उसकी इमेज, उसकी आंखों में उसकी इमेज बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आपने उसको हटाया, आपने जैसे ही उसको हटाया और उसके माइंड से वो चीज गायब, और फिर वो दूसरी चीज पे ध्यान देने लगता है। लेकिन इस स्टेज के लास्ट तक आते आते बच्चा 2 वर्ष तक आते आते बच्चे के मन में जो है इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर आप 1.5-2 साल का बच्चा होगा, आप उससे ये कहेंगे कि उसकी चीज लेके कि चिड़िया ले गई, तो वो तुरंत आपके पीछे आएगा, तुरंत देखेगा कहाँ चिड़िया ले गई और फिर आपसे वो चीज ले लेगा। तो मतलब क्या है कि वस्तु स्थायित्व, मतलब स्थायित्व आने लगता है, ठीक है, यही होता है वस्तु स्थायित्व, ये भी आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है वस्तु स्थायित्व हो गया। अब इस अवस्था में बच्चे का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चा जो भी करेगा वो सिर्फ एक चीज पर ही माइंड लगा के करेगा। जैसे अभी मैं समझाती हूँ आपको, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो भी चीज वो पाना चाहता है उस पे ही पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। जैसे मान लीजिए बच्चा, आपने देखा होगा, जैसे वो बेड में बैठा है, ठीक है, और बेड में बेडशीट बिछी हुई है और वो वहां पर बैठा है। अब उसने देखा कि उसका खिलौना थोड़ा सा उससे दूर है, ठीक है, तो वो ऐसा करके थोड़ा सा अपना बेड की जो बेडशीट है उसको ऐसे खींचने लगेगा, है ना। तो मतलब उसका ध्यान जो है अपने गोल पे है, गोल के लिए वो कैसे भी कुछ भी कर सकता है। अगर वो उधर तक जा नहीं पा रहा है तो वो ऐसे खींचेगा। मतलब इतनी उसके अंदर समझ आ जाती है, मतलब उसका जो व्यवहार होता है वो पूरी तरह लक्ष्य निर्देशित होता है ना। कोई भी चीज अगर वो पकड़ेगा तो अपने पूरे सेंसेस का काम, मतलब जितना भी एनर्जी है वो सब उसी को पकड़े रहने में लगा देगा।
है ना। तो ये बात है कि जो बच्चे का जो व्यवहार होता है इस समय वो लक्ष्य निर्देशित होता है, और इस समय जो बच्चा है वो अनुकरण करता है, मतलब इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन का सीधा मतलब होता है कि जैसा दूसरों को देखकर व्यवहार करना, मतलब उनकी नकल करना एक तरीके से। तो ये सब बात हो गई हमारी सेंसरी मोटर स्टेज की। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक काल भी बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है ये। तो ये जो अवस्था है ये 3 to 7 ईयर, ठीक है, 3 to 7 ईयर तक होती है ये अवस्था। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए इसकी जो विशेषता है, इसमें पहली विशेषता जो आती है वो क्या आती है, पहली विशेषता इसकी है जीववाद। मतलब बच्चे के अंदर जीववाद मतलब एनिमिज्म का गुण होता है, एनिमिज्म। अब ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं समझाती हूँ क्या होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी मतलब जैसे बच्चा जब छोटा होता है 3 to 7 ईयर के बीच में, अगर वो कभी गिरता है तो हाँ मतलब आपने हमेशा देखा होगा, अगर वो गिरा तो तुरंत घर वाले क्या कहते हैं, अरे चींटी मर गई, और उसको उठा के और वो मतलब जो जमीन होती है उसको पीटने लगते हैं, है ना। तो ये करने लगते हैं, तो इससे बच्चा देखते होंगे आपके तुरंत शांत हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को क्या लगता है, बच्चे को ये लगता है कि हाँ अगर मैं गिरा मुझे लगी तो इसको भी मार पड़ रही है, मतलब मैं अगर रोया तो इसको मतलब इसको भी दर्द होना चाहिए अगर मुझे दर्द हुआ है ना। उसके अंदर ये आ जाता है, तो उसे लग रहा है कि हम जमीन पीट रहे हैं तो जमीन को भी दर्द हो रहा है, मतलब जमीन भी सजीव है। इसीलिए इसको जीववाद या एनिमिज्म बोलते हैं कि बच्चा क्या समझता है कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऐसे आपने देखा होगा कि कभी कभी मतलब अगर किसी को मतलब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अंदर से दयालु टाइप का है, तो अगर आप किसी चीज़ को ऐसे मार भी रहे हैं तो भी कहेगा नहीं मत मारो, उसको लग रही होगी, है ना। तो ऐसा कहते हैं, आपने बच्चों को जरूर सुना होगा। तो यही होता है जीववाद कि बच्चे निर्जीव चीज को भी सजीव समझते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारी पहली क्वालिटी जो होती है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब देखते हैं हम लोग दूसरी क्या होती है बच्चे के अंदर, क्या विशेषता होती है। तो होती है अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म। ये क्या होता है? तो देखिए ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मतलब जो वो कर रहा है वही सही है, और मतलब दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं करता है। मतलब अगर उसे मीठा खाना पसंद है तो वो ये सोचेगा कि सबको मीठा खाना पसंद है ना, ये होता है उसके अंदर। और जैसे ये एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे किसी के पापा ने उसको फ़ोन किया और पूछा कि हाँ बेटा मम्मी है घर पे, तो क्या कहेगा वो, ऐसे फ़ोन पे ही बात कर रहा है लेकिन ऐसे मतलब सिर से ऐसे हिलाएगा, जबकि उसको ये नहीं पता होता कि जब कोई सामने होता है तब सिर हिलाने का मतलब हाँ होता है। उसको ये बात नहीं पता होती, वो तो ये सोच रहा है कि हाँ मैं अपने हिसाब से सही बता रहा हूँ। वो दूसरों की चिंता नहीं करता है कि उससे ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं, उसके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ सही है या नहीं। वो अपनी ही बात रखता है, अपने बारे में ही सोचता है। तो यही क्या होती है, अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म। एक चीज़ आपको समझ के चलनी, क्योंकि
ये सिर्फ शब्द होते हैं और उसी शब्द में आप देखेंगे बुक में लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी होती है। और आप जानते हैं सीटेट में डेफिनेशन ना पूछ के आपको क्या करता है, आपको एक एग्जांपल दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए कि इसमें बच्चे का कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, ये कौन सा गुण है, ठीक है, कौन सी क्वालिटी है ये। तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आपको टर्म समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें क्या होता है, जीववाद होता है, अहम केंद्रिता या ईगोसेंट्रिज्म होता है किस बच्चे में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में जो 3 to 7 ईयर के बीच में होता है, ठीक है। अब एक और बात कि इसमें एक और गुण होता है, वो होता है केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण, ठीक है। केंद्रीकरण का गुण होता है, केंद्रीकरण का मतलब हो गया कि सेंट्रेशन, सेंट्रेशन। अब ये क्या होता है ये भी समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है, सेंट्रेशन क्या है या केंद्रीकरण क्या है। देखिए केंद्रीकरण का सीधा मतलब है कि बच्चे का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ केंद्रित होता है, मतलब कोई भी चीज वो देखेगा तो उसका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, उस चीज की दूसरी साइड नहीं जाता है। इसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ फिर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बच्चे से कहा कि आपने ऐसे बॉक्स लिया, नहीं आपने ऐसे कोई भी ऐसे ऐसे आपस में ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, ये जो चीजें हैं आपने यहाँ पर ऐसे दूर दूर रख दी, ठीक है, दूर दूर रख दी। ये कितने 3 3 6 1 7 और इधर आपने ऐसे 7 कर दिया, ठीक है। अब आपने बच्चे से पूछा कि बताओ किसमें ज्यादा ये गोलियां हैं, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो बच्चा तुरंत आपको आंसर देगा कि इसमें ज्यादा है। वो इसलिए ये आंसर देगा क्योंकि उसके मन में वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ पास और दूर का देख रहा है, वो काउंट नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि ये इनकी जो मतलब लंबाई है उसमें कम लंबाई में आ गई, कम जगह में आ गई है और ये ज्यादा जगह में आ गई हैं, इसलिए इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। वो सिर्फ एक चीज पे केंद्रीकरण मतलब केंद्रित हो रहा है, दोनों तरफ नहीं केंद्रित हो रहा है कि मैं इसको जरा काउंट करके देखूं कि ये तो ये भी 7 है और ये भी 7 है। वो इस पे नहीं जा रहा है, वो किस पे जा रहा है, वो सिर्फ स्पेस पे जा रहा है कि ये कम स्पेस ले रही है और ये ज्यादा स्पेस ले रही है। तो यही होता है केंद्रीकरण, ठीक है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा। तो ये होता है केंद्रीकरण। इसका एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे जैसे आप दो कोई बॉटल लेंगे, वो इक्वल होंगी, ठीक है, तो दोनों में पानी ऐसे भरा हुआ है आपने। अब आपने एक बॉटल को लिया और उसका पानी आपने किस में डाल दिया, एक कटोरे में डाल दिया, आपने बॉल में डाल दिया। आप जैसे ही डालेंगे तो अब वो कटोरे की लेंथ अगर कम है और बॉटल की ज़्यादा है, आपने वही पानी इसमें डाला है और वही पानी उसमें लिया हुआ है, लेकिन बच्चा जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको कहेगा। मतलब आपने दोनों में, जैसे आपने कोई बर्तन लिया ये, ठीक है, आपने इसमें भी 1 लीटर पानी लिया हुआ है, इसमें भी, लेकिन बच्चा किसको बोलेगा, किसमें ज़्यादा है, इसको। इसलिए बोलेगा क्योंकि वो सिर्फ लंबाई को देख रहा है ना, उसके अंदर मेजरमेंट को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ एक चीज को देख रहा है। तो मतलब यही सेंट्रेशन का गुण होता है कि सारे पक्षों को ना देखकर बच्चा सिर्फ एक पक्ष पे फोकस कर पाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज समझा देती हूँ। आगे हम लोग संरक्षण या कंजर्वेशन की बात करेंगे, चलिए उसको आगे ही समझाते हैं, तब भी यही एग्जाम्पल पुट होगा और इसी टाइप का कुछ है वो। तो चलिए, इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं। जीववाद, अहम केंद्रिता, केंद्रीकरण, और एक और होता है वो होता है अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, अपलटावी का गुण या इरिवर्सिबिलिटी। ये क्या होता है ये भी समझना आपके लिए जरूरी है।
मतलब बच्चा किसी भी चीज को पलटा के नहीं सोच पाता। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपने उससे कहा कि स्कूल से उसके घर की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो क्या मतलब उससे आप पूछेंगे कि आप बताइए, आपने उससे बताया कि स्कूल से घर का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 किलोमीटर का है, मतलब इतनी दूरी है दोनों के बीच में। अब आप बताओ कि उसी घर से और उसी स्कूल के बीच की दूरी क्या होगी। तो वो स्कूल से घर वाला तो समझ रहा है, ठीक है, लेकिन वो इसी चीज को पलटा नहीं पाएगा कि हाँ होम से स्कूल की भी वही 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगी, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर रिवर्स करने का गुण नहीं है। आप अगर इतनी उम्र के बच्चे को अगर आप मतलब बहुत पास में भी अगर आप छोड़ आते हैं कहीं पर, तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, समझे, वो रिजर्व नहीं कर पाएगा, रिवर्स नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो सिर्फ आगे मतलब जैसा उसको बताया गया वैसा ही सोच पाएगा, वो अपनी तरफ से उसको पीछे ले जाके नहीं सोच पाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं फिर से आपको समझाती हूँ। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि मतलब ऐसे कहा कि मतलब जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं और कहा कि जो छोटा वाला है उससे आपने कहा कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है, तो बताओ बड़े भाई के तुम छोटे भाई हो कि नहीं, तो वो नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ इतना समझेगा कि वो बड़ा भाई है मेरा, मतलब वो पीछे ले जाके नहीं सोच पाता है किसी भी पर्सपेक्टिव को, वो सिर्फ जैसा आप बताएंगे वैसा, मतलब उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी होती है। तो ये चारों गुण आपको आई होप समझ आ रहे होंगे। मैं फिर से इसको बता देती हूँ कि देखिए जीववाद का मतलब होता है कि वो सोचता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव है ना, निर्जीव वस्तुओं में भी जान है ना, ये समझता है। और अहम केंद्रिता मतलब सिर्फ अपने को सही समझता है ना, कि अगर उसको मीठा पसंद है तो सबको मीठा पसंद है, अगर उसको कोई चीज नहीं पसंद है तो वो सबको नहीं पसंद है। तो इस तरीके से उसके अंदर सिर्फ अपने को सही और वास्तविकता पे ध्यान नहीं है ना, वास्तविकता पर नहीं जाता है, ठीक है। केंद्रीकरण का मतलब होता है सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान, किसी भी चीज के सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वो सिर्फ ऐसे ही सोच पाएगा, ऐसे नहीं सोच पाएगा। आप इस तरीके से भी याद करने के लिए लिख सकते हैं आप अपने नोट्स में, ठीक है। अब इसको आप याद भी कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी है, मैंने अभी आपको पढ़ाने से पहले ही थोड़ा सोचा था। देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये देखिए ए है और यहाँ ए, जैसे आपने वॉवेल आपने कभी याद किया होगा AEIOU, इसी टाइप से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं AEIC, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं AEIC। देखिए AEIOU वॉवेल्स आपको याद रहता है, तो इस वजह से AEI यहाँ पर क्या हो गया, A से एनिमिज्म या ईगोसेंट्रिज्म, I से आपका क्या हो जाएगा इरिवर्सिबिलिटी और C से सेंट्रेशन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या पढ़ाया। तो ये सब तो हमारी हो गई प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या होता है। भाई इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये मत सोचिएगा अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं कि ये सब क्या है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं तो बहुत आते हैं, ठीक है। आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल पुट कर दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए इसमें कौन सा गुण है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा गुण प्री ऑपरेशनल स्टेज का नहीं है, विशेषता नहीं है ना, इस तरीके से कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये सब आपको बिल्कुल प्याजे तो बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है उसकी। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है वो आता है, नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है
संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल, ठीक है। ये अब इसमें क्या होता है, इसकी जो अवधि है वो कब से कब तक होती है, तो ये होता है 7 to 11 ईयर, ठीक है, 7 to 11 ईयर। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जब तक आप चीजों को लिंक नहीं करेंगे आप चीजों को कब तक याद करेंगे, आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसके पहले कौन सी अवस्था हम लोगों ने पढ़ी है, हम लोगों ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी है। उसमें हम लोग ने क्या सीखा कि एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। तो साफ सीधी बात कि इस अवस्था में बच्चा देखिए ये 7 to 11 ईयर मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो स्कूल एज होती है ना, बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो आप जानते हैं कि इस अवस्था में जब बच्चा स्कूल जाता है तो सजीव निर्जीव ये सब उसको पता हो जाता है, मतलब एनिमिज्म जो है वो यहाँ से चला जाता है, ईगोसेंट्रिज्म चला आता है। उसको पता चलता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सिर्फ सही नहीं है, दूसरे का पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है। मतलब ये दोनों चीजें तो इससे गायब हो गई। कौन कौन सी, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म, ये दोनों चला गया, ठीक है। चलिए अब चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा नेक्स्ट, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इरिवर्सिबिलिटी उसमें थी ना, तो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। बच्चा सिर्फ आगे की तरफ ना सोचकर उस चीज को पलट कर भी सोच लेगा। मतलब अगर वो समझेगा कि पानी से बर्फ बन जाती है, उसको सिर्फ इतना ही पता था, तो अब वो ये भी सोच पाएगा कि बर्फ से पानी भी बन जाता है। मतलब ये मैंने कौन से आपको बताया, रिवर्सिबिलिटी मतलब पलटावी का गुण, ठीक है, पलटावी या रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, पलटावी या रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, मैंने बताया कि जैसे बच्चा समझ जाएगा यहाँ पे कि अगर बर्फ से पानी बनता है, तो अगर हम उससे पूछेंगे कि क्या पानी से बर्फ बन जाएगा, तो वो सोच लेगा तुरंत कि हाँ पानी से बर्फ भी बन जाएगा। अगर हमने उसको स्कूल से अगर कहा कि घर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर या 10 कदम, कुछ भी बोल सकते हैं, इतनी है, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि घर से स्कूल की दूरी भी उतनी ही होगी, है ना। तो ये कौन सी अवस्था है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटावी या रिवर्सिबिलिटी का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर और क्या आता है। मैंने बताया कि एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म पूरी तरीके चला जाता है। अब इसमें क्या आता है, एक तो आता है आपका वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण, ठीक है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, और सीरिएशन मतलब किसी भी चीज को क्रमबद्ध, मतलब क्रम से लगाना, उसको सीरिएशन बोलते हैं, ठीक है, क्रम से लगाना। तो क्लासिफिकेशन और एक और संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन और सीरिएशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोले तो जो CCS का गुण किस में आ जाता है, CCS का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। मतलब सीरिएशन का मतलब क्रमबद्धता। अब ये सब तो सिर्फ लिखा है, अब आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है। मतलब वर्गीकरण का मतलब अगर आप बच्चे को लेकिन वर्गीकरण किसका, मूर्त वस्तुओं का। ये भी आपको ये चीज कंक्रीट वस्तुओं पे ही ये सब चीजें वो लगा पाएगा। जैसे वर्गीकरण
वर्गीकरण मतलब आपने क्या किया, आपने ये पेंसिल बनाई, ठीक है, पेंसिल बनाई, पेंसिल दी आपको, आपने 4 पेंसिल रखी, ठीक है, 4 पेंसिल रखी और 2 रबड़ रखे और इरेज और वो क्या बोलते हैं उसको, शार्पनर रखा आपने, ठीक है। मतलब आपने पेंसिल, इरेजर, शार्पनर का मतलब आपने कई सारे आपने दे दिए, ऐसे आपने एक बॉक्स में दे दिया। इसमें पेंसिल है, इरेजर है और शार्पनर है, ठीक है, आपने दिया। अब आपने बच्चे से कहा कि इसमें पेंसिल अलग करो, इरेजर अलग करो और शार्पनर अलग करो, तो वो कर लेगा। मतलब वो क्या क्लासिफिकेशन कर लेगा, वर्गीकरण कर लेगा, लेकिन किसका कर लेगा, सिर्फ उन वस्तुओं का जो मूर्त है। मूर्त का मतलब जो उसे दिखाई दे रही हैं, उसके सिर्फ थिंकिंग में नहीं चल रही हैं। मतलब मूर्त का मतलब होता है कि जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, साफ सीधी बात, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो वो ऐसी चीजों को जो साफ साफ दिखाई देती है, टच कर सकते हैं, वो ऐसी चीजों का वर्गीकरण कर लेगा। मतलब उसने कर लिया कि हाँ इसमें कितनी पेंसिल है, कितनी इरेजर है और कितने शार्पनर है। तो ये हो गया वर्गीकरण का गुण या क्लासिफिकेशन। अब संरक्षण या कंजर्वेशन, आप याद करिए कि मैंने अभी पहले आपको केंद्रीकरण या सेंट्रेशन जब मैं पढ़ा रही थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तब मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल था कि आपने ये बॉटल ली हुई है और आपने ये बॉल लिया हुआ है, ठीक है, आपने इस बॉटल में भी 1 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें भी 1 लीटर, ठीक है, वाटर लिया हुआ है, आपने ये ले लिया। अब लेकिन बच्चा जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था तो उसने सेंट्रेशन मतलब केंद्रीकरण के गुण के कारण, मतलब वो सिर्फ लंबाई पे फोकस कर रहा था, है ना, चौड़ाई पे फोकस नहीं कर रहा था, सिर्फ लंबाई पे फोकस कर रहा था, तो इसलिए वो इसको ज्यादा बता रहा था कि इसमें ज्यादा पानी है। उसी एग्जांपल से मैं संरक्षण को कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि संरक्षण का ये बेस्ट एग्जांपल है। संरक्षण या कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का अगर हम मतलब भौतिक आकार, मतलब कोई भी चीज हम लोग भौतिक आकार मतलब कोई भी आकार उसका हम लोग अगर बदल दें, आकार आकृति ये बदल दें, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस सिर्फ आकार बदलने से नहीं हो जाता है। ये मतलब है संरक्षण का, ठीक है, कि संरक्षण क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ कि किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु का भौतिक स्वरूप बदलने से उसके तत्व में, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें परिवर्तन नहीं हो जाता है। उसमें जो भी वस्तु है, ठीक है, जो कुछ भी उसमें है उसमें परिवर्तन नहीं हो जाता है, सिर्फ अगर हम उसके आकार आकृति में परिवर्तन करते हैं तो यही इसका अगर डायरेक्ट एग्जांपल मैं देखूं, देखिए चीजें आपस में कनेक्ट हैं, आपको भी कनेक्ट होके ही चलना पड़ेगा। तो देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, अगर हमने उसका आकार बदल दिया तो अंदर की चीजें जो इसमें वस्तु थी वो बदल नहीं गई। अगर आप बच्चे को ऐसे करके दिखाएंगे कि देखो बेटा, मतलब मैंने बॉटल ली, बॉटल का वाटर देखिए इसमें, आप तुरंत उसे डालेंगे और कहीं किसमें ज्यादा, तुरंत बताएगा दोनों में इक्वल, क्योंकि वो चीजों को देख रहा है और मैं आपसे बता रही हूँ कि वो देख के ये सब चीजें कर सकता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पर उसकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो मतलब उसमें क्या आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का गुण आ जाता है। बहुत क्वेश्चन बने हैं इससे, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपने मेरी क्लास अगर देखी है, ठीक है, फोकस करके देखी है, अच्छे से देखी है, कहीं पर भी आपको ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझको भी नहीं मिली थी जब मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो मैं मतलब तारीफ नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ आपको कि ये बात सच है ना, कि मतलब जो आता है, जिस तरीके से समझ आना चाहिए, वैसे बच्चों को, लोगों को जो सीटें देते हैं उनको आता नहीं है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि क्या है, मतलब बुक्स भी ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जिसमें कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आप देखना। आप मतलब लोग कहते हैं ना कि मतलब क्या ज़रूरत है 120 प्लस लाने की, 90 में भी काम हो जाता है। तो देखिए काम हो ही जाता है और कुछ नहीं। आप जानते हैं कंपटीशन हमेशा बढ़ना है और अगर आप चीज़ों को समझ के नहीं चलेंगे, आप सीटेट मान लीजिए काम हो जाता है, काम होने से आपने 90 ले आया आप, ठीक है, आगे क्या आपको आप सीटेट दे के ही आप सब कुछ पास कर लेंगे? आगे आपको एग्जाम नहीं देना है, टीचिंग का एग्जाम नहीं देना, तब आप क्या करेंगे? उसमें तो मेरिट बनती है ना। तो हर चीज़ को पहले से समझ के चलना पड़ता है। जब हमारा बेसिक अच्छा होता है तभी हम कुछ कर पाते हैं। आज जानते हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय क्या है, सब लोग सोने में खाने पीने में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इस समय जो पढ़ रहा है वही बहुत महान है, क्योंकि आगे कंपटीशन बढ़ना। आप जानते हैं जाने कब, अभी कुछ भी पता नहीं कब लॉकडाउन खुले, कब क्या हो। तो अगर समझ लीजिए जो बच्चा पढ़ रहा है और आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं सीटेट क्या है ये वो, देखिए सीटेट आप कर भी चुके हैं, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ को याद बनाए रखने के लिए आप ज़रूर देखिए, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं जाती है ना। आगे कंपटीशन बढ़ना ही है तो उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये हम लोग ने कंजर्वेशन की बात कर ली, अब हम लोग क्रमबद्धता या सीरिएशन की बात करते हैं। अब आपने बच्चे को क्या किया, आपने बड़ी चीज़ें दे दी, बड़ी वस्तुएं दे दी, कुछ छोटी वस्तुएं आपने ऐसे मिला के दे दी, ऐसे एक बहुत बड़ी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, आपने ऐसे दे दिया बच्चे को वस्तु। अब आपने कहा इसको छोटे से बड़े में लगाओ, ठीक है, पहले छोटा आपको रखना है, फिर उससे बड़ा क्रम आपको रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा रख लेगा, तुरंत रख लेगा। कैसे रख लेगा, लेकिन वो वस्तु उसके सामने होनी चाहिए, फिर वो रख लेगा, है ना। होनी चाहिए का मतलब ये है कि जो चीज़ उसको दिखती है, जैसे आप देखते हैं कि जो इस एज के बच्चे होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं उनमें भी पिक्चराइजेशन ज़्यादा होता है, पिक्चर के माध्यम से ज़्यादा समझ, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में सिर्फ देखने पे फोकस करता है, तो इसलिए बुक्स में भी पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं। तो ये हो गया। अब देखिए जो हम लोग ने इसके पहले जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि बच्चे में केंद्रीकरण होता है ना, मतलब सेंट्रेशन होता है। तो देखिए ये जो अवस्था है इसमें बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण आ जाता है। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रेशन, ठीक है, डिसेंट्रेशन, ठीक है, आप लिख लीजिए डिसेंट्रेशन, ठीक है। अब डिसेंट्रेशन का क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण का मतलब है कि बच्चा अब सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करेगा, किसी भी वस्तु के सिर्फ एक पक्ष पर ध्यान न देकर के और भी सभी पक्षों पर ध्यान देगा। फिर से मैं यही एग्जांपल लेती हूँ कि यहाँ सिर्फ अब बच्चा सिर्फ लंबाई पर ही फोकस ना करके, सिर्फ लंबाई पर ही फोकस ना करके वो अब चौड़ाई पर भी ध्यान देगा। तो जैसे मैंने एक ये वाला एग्जांपल आपको बताया था कि ऐसे दूर दूर रखी हैं, कुछ ये गोलियां हैं और कुछ ये पास रखती हैं। तो इधर आप देखेगा कि नहीं ये पास है और ये दूर दूर है, मतलब इसलिए क्या है कि ये दोनों इक्वल ही हैं, बस ये पास रखी हैं और ये दूर दूर है। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब वो दोनों चीज़ें फोकस करने लगा, दूर रखे या पास रखने पर भी और संख्या पर भी, है ना। तो देखिए ये सब गुण होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे जैसे समझाती जा रही हूँ आप समझते जाइए, क्योंकि ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सा, रिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, डिसेंट्रेशन, ठीक है, ये सब हो गया। एक और इसकी जो विशेषता है वो बचती है कि इसमें बच्चे में मतलब मूर्त वस्तुओं के लिए तर्क देना बच्चा प्रारंभ कर देता है, मतलब जो सामने वस्तु रखी है उसके बारे में अपनी रीजनिंग लगाने लगता है, उसके बारे में सोच विकसित करने लगता है। तो इसमें आता है एक क्वेश्चन बहुत बार बना है कि तर्क
तर्क मतलब बच्चा किस अवस्था में तर्क करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो पियाजे की किस अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तर्क करना प्रारंभ कर देता है, बट सिर्फ मूर्त वस्तुओं के लिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है किस अवस्था में बच्चा अमूर्त वस्तुओं के लिए जो है तर्क करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो सिर्फ हमारी थिंकिंग में होती है, हमें दिखाई नहीं देती या फिर उससे हम टच नहीं कर सकते, वो सब अमूर्त होती हैं। तो अमूर्त वस्तुओं के लिए नहीं इस स्टेज में करेगा, सिर्फ मूर्त या कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स पे जो उसको साफ साफ दिखाई देते हैं। एक और चीज बचती है, वो ये है कि इस स्टेज में बच्चा जो है वो आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं आगमनात्मक तर्क। इसका क्या मतलब है कि बच्चा एग्जाम्पल टू रूल चलता है ना, एग्जाम्पल टू रूल किसमें चलेगा, एग्जाम्पल टू रूल, मतलब उसको अब आप अगर इंडक्टिव मेथड से आप उसको चीज़ों को समझाते हैं तो उसको ज़्यादा समझ में आएंगी, मतलब बच्चा जो है एग्जाम्पल से रूल की तरफ ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएगा, है ना। ये बात है इसमें कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो भी इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है। तो देखिए ये सारी विशेषताएं हो गई, मैंने सब कुछ बता दिया है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो कौन सा आता है। जो फोर्थ स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्या है, तो देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का जो एज है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि वो 7 to 11 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 to, देखिए 12 to आप 18 भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में आप देखेंगे 12 to 16, 15 ही दिया होता है, 19 भी दिया होता है, तो 12 से ज़्यादा आप 18 कर लीजिए, ठीक है। तो इतने ईयर या 18 हम नहीं, क्योंकि देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब 12 प्लस कर लीजिए आप, ठीक है, 12 प्लस। तो क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, फिर आप मतलब मन में ये भी क्वेश्चन आता है ना कि फिर 18 के बाद क्या बताया, तो इन्होंने 4 स्टेज है, तो इन्होंने देखिए पहले तो बच्चों की वो करी, तो बच्चे 18 तक ही माने जाते हैं, इसलिए आप 12 to 18 भी कर सकते हैं, आप 12 प्लस कर लीजिए, ऐसा कोई भी नहीं है कि इससे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखिए मैंने कहा था चीजें जो है वो आपस में क्या है, लिंक है, लिंक है, मतलब अगर आपको इसके पहले वाली स्टेज समझ में आई है कि उसमें बच्चा क्या करता है, मूर्त वस्तुओं पर ही सोचता है, मूर्त वस्तुओं पर ही अपना जो तर्क है वो लगाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है वो क्या इमेजिनेशन करने लगता है, मतलब सिर्फ मूर्त वस्तुओं पे नहीं, वो मतलब चीज़ों को इमेजिन करने लगता है ना। तो ये मतलब अब अगर हम कहें तो जो अमूर्त वस्तुओं पर, मतलब जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, तो अमूर्त चिंतन आ जाता है, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब सिर्फ जो चीजें दिख रही हैं उन पे ही विचार ना करके वो जो चीजें नहीं भी दिख रही हैं उन पर भी विचार करने लग जाता है, यही है अमूर्त चिंतन या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अमूर्त वस्तुओं पर तर्क करना कब प्रारंभ करता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है कि बच्चा जो भी अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग बनाता है उसको ट्रांसफर भी कर लेता है। ट्रांसफर का मतलब कि एक जगह की नॉलेज को वो दूसरी जगह भी यूज कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने मैथ में कुछ भी पढ़ा,
ठीक है, मैथ में कोई रूल पढ़ा तो वो अगर साइंस में भी उसका यूज कहीं ना कहीं हो पा रहा है तो तुरंत उसका यूज कर लेगा। उसको टीचर को बताने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर मैथ वाले इस फॉर्मूले का इसका यूज करिए। वो खुद ही सोचने लग जाता है कि हाँ ये तो सेम टू सेम मैथ के तरीके है, सेम टू सेम तो वैसे ही है, इसमें भी सॉल्व कर देता हूँ। तो ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है, मतलब ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें जो सबसे ज्यादा एक पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है, मैं उसको लेती हूँ, वो है निगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, इंग्लिश में से बोले तो इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, इसका विकास हो जाता है। आप लिख लीजिए, ठीक है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखिए, पहले तो परिकल्पना का मतलब हम लोग समझते हैं। पहले परिकल्पना का मतलब होता है कि मतलब किसी भी चीज का मतलब लगभग सही अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं पहले परिकल्पना। ठीक है, अब डिडक्टिव का मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल जाना, रूल टू एग्जाम्पल। उसमें हम लोग एग्जाम्पल टू रूल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चा रूल टू एग्जाम्पल जाएगा, मतलब मैथ्स में वो फॉर्मूले याद करना सीख जाएगा। फॉर्मूले पहले सीखेगा और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा, है ना। और तर्क का मतलब तो आप जानते हैं, रीजनिंग, है ना। तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो है वो क्या करने लगेगा कि कल्पना मतलब परिकल्पना मतलब इमेजिन करना स्टार्ट कर देगा और रूल टू एग्जाम्पल जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे बच्चा जो है जैसे मैथ में कोई प्रॉब्लम मान लीजिए सॉल्व कर रहा है, वो तो मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अब उसको कई सारे फॉर्मूलाज पता है, तो अब वो क्या करेगा कि जितने भी फॉर्मूले उसे पता हैं तो उनमें ही वो अपने मन में ही इमेजिन कर लेगा, मतलब थोड़ा परिकल्पना बना लेगा कि नहीं नहीं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट अप होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला होगा। मतलब वो अपनी समझ से पूरा प्रयास करेगा कि वो लगभग आंसर तक पहुंच जाए, सही आंसर तक। ठीक है, तो ये होता है मतलब आगे के वो रूल टू एग्जाम्पल जा रहा है, तो इसको ही बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। मतलब बच्चा जो है वो मतलब अपनी समझ में कल्पना करके किसी न किसी तरीके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है ना, अमूर्त वस्तुओं के बारे में। तो चलिए ये भी गुड हो गया। अब मतलब उसका जो इस समय जो थिंकिंग होती है वो काफ़ी मतलब उच्च स्तरीय हो जाती है। ठीक है, तो यही जो औपचारिक संख्यात्मक अवस्था है इसकी विशेषता यही हो जाती है, इसके अलावा तो और कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा, तो नहीं छूट रहा है, बस यही सब है। तो चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है, और जो जितनी व्यवस्था मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। गाइस इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है अगर आपको समझ में नहीं आई है, बट आप क्रेजी लर्नर के साथ बने हैं तो आपको चीज़ें ऐसा होगा ही नहीं कि समझ में ना आए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तब भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि मतलब ये जो पियाजे की थ्योरी थी ये इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। भाई हम अगर किसी को याद कर रहे हैं, किसी बंदे से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं सीटेट में, तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न तो होगा, बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता है। तो रीज़न इसका क्या है? रीज़न सिर्फ इतना है कि सिर्फ भी नहीं मैं कहूँगी, मतलब रीज़न बहुत बड़ा है। रीज़न ये है कि देखिए इन्होंने जो है एक तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा पे फोकस किया अगर हम कहें, और बाल केंद्रित शिक्षा ही हमारा अब का जो पूरी शिक्षा प्रणाली है प्राइमरी बेसिक
वो इस पर ही बेस्ड है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मतलब कि इन्होंने कहा कि इन्होंने इस बात को हटाया कि मतलब टीचर ही सब कुछ है, टीचर ही मतलब जैसा रटाएगा वैसा बच्चा रटेगा। इन्होंने इस बात को हटाया, इन्होंने बताया कि आप बच्चे को इन्वायरमेंट दीजिए, बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माता है, वो खुद ही ज्ञान का निर्माण करेगा। मतलब इनकी सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो यही है कि इन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरीके कार्य किया, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म को अपनाया है ना, मतलब निर्माणवादी अप्रोच। निर्माणवादी भी बोलते हैं इसको और हिंदी में रचनावादी भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि सीडीपी में खास कर अगर मैं बात करूं तो हिंदी में चीजें सिर्फ एक नहीं है, मतलब सिर्फ किसी भी चीज का नाम सिर्फ एक नहीं है, जाने कितने कितने नाम हो जाते हैं। तो मेरी जो हिंदी में मीडियम से जो देते हैं तो उनसे खास मतलब मेरी एक आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आप प्लीज सीडीपी तो इंग्लिश में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए पर इंग्लिश में भी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कई बार चीज़ें हिंदी में ज़्यादा टफ हो जाती हैं। अगर मैं सीडीपी, मैं सब सारे पोर्शंस की बात नहीं करूँ, सीडीपी में ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, इन्होंने ये कहा, इन्होंने बच्चे पे फोकस किया, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे पर फोकस किया इन्होंने, बच्चों को जो नन्हे बच्चे पर फोकस करने को कहा, मतलब कि एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इन्होंने अपनाई, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बनाई, मतलब उस पर फोकस करने के लिए कहा इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा, हाँ एक इन्होंने जो एज को इम्पोर्टेंस दी थी, तो इससे हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बनाने में आसानी हुई, है ना। पाठ्यक्रम में कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे की समझ उस एज तक कितनी विकसित हो जाती है, उसके हिसाब से हमें पाठ्यक्रम बनाना है। तो इसमें भी इनका बहुत अच्छा योगदान है ना। आप छोटे बच्चों को डायरेक्ट ऊपर वाली चीज़ें, मतलब ज़्यादा सोच वाली चीज़ें तो नहीं पढ़ा देंगे ना। तो ये बात जो पाठ्यक्रम में भी मतलब इनका योगदान रहा कि मतलब पाठ्यक्रम भी इनके थ्योरी को ध्यान में रख के ही बनाया गया। चलिए ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम में इन्होंने वो किया। तो देखिए आपने थ्योरी समझ ली, आपको समझ में आ गया होगा कि इनका क्या क्या योगदान है, किस तरीके से इन्होंने बच्चों को देखा, किस तरीके से अपने थ्योरी में डिफाइन किया। अब देखिए अब इनकी जो बुराइयां हैं, मतलब जानते हैं कि आलोचना सबकी होती है, ठीक है, कोई कितना भी अच्छा यूट्यूब में पढ़ा रहा हो या कहीं भी पढ़ा रहा हो, बट डिसलाइक जरूर आते हैं। तो मतलब लोग जो है वो मेहनत पे फोकस ना करके, मतलब 99% को ना देके सिर्फ 1% को ध्यान देते हैं, है ना। तो अगर बंदे के अंदर 99% क्वालिटी है तो उस पर ना जा करके अगर उसके अंदर थोड़ी सी मतलब कुछ भी, देखिए जो ह्यूमन है उसमें कमियां होंगी, पर हम लोग उसको बेस्ट मानते हैं जिसमें बहुत कम कमियां हो, है ना। तो लेकिन लोगों की सोच जो है वो यही हो गई है। तो मतलब आलोचना का शिकार तो बड़े से बड़े लोगों को होना पड़ा है। तो आलोचना इनकी इस बात पे की गई कि इन्होंने जो समाज और संस्कृति पे कम फोकस किया, ठीक है। आलोचना इनकी किस बात पे की गई कि इन्होंने समाज और संस्कृति पे कम फोकस किया, मतलब इनको इम्पोर्टेंस कम दी समाज संस्कृति को, कि मतलब बच्चा अपने समाज से सीखता है, संस्कृत से सीखता है, अपने मतलब इसको इम्पोर्टेंस इन्होंने थोड़ा कम दी। लेकिन इम्पोर्टेंस दी है, आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल भी नहीं दी। देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की बात की थी कि आप उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराइए और बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माण करेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं दी है, पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके इन्होंने एज पे फोकस करा है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि इन्होंने समाज पर फोकस नहीं किया था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकती हूँ, मतलब क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर किया गया। और इनमें ये कहा गया कि इन्होंने जो भी गुण बताए, जैसे इरिवर्सिबिलिटी और ये कि मतलब जैसे सीरिएशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, है ना, और क्या क्लासिफिकेशन, ये सब एक ही एज में आते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एज में ही ये सब गुण एक साथ आ जाते हैं और एक साथ नहीं आते हैं।
तो इस पर भी इनकी आलोचना हुई, बट ये वाले पॉइंट ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मेन मैटर ये करता है कि समाज संस्कृति पे इन्होंने थोड़ा कम फोकस किया था, इसलिए इनको बस इसमें ही क्रिटिसाइज किया गया। तो चलिए, ये थ्योरी आज से हमारी कंप्लीट होती है। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, उससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लग रहा है कि मैं समझा पा रही हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या करिए, अपने टाइम का जो है वो सदुपयोग बोलते हैं ना, वो कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर किसी एक चीज़ को में परफेक्ट हो जाते हैं तो वो आपके आगे आने वाले कल के लिए बहुत अच्छी साबित हो जाएगी। तो इसलिए टाइम का मिसयूज़ ना करके यूज़ करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी शायद आपके कमेंट की, आपके मोटिवेशन की मुझको बहुत ज़्यादा नीड है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।